मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ मेरे माइंड में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आता है और वो लोग कौन हैं? वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। मेरी वीडियोस मोस्टली उनकी तरफ डेडिकेटेड होती हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे रूल्स बताऊंगी जो एक आर्ट कॉलेज में सिखाए जाते हैं, बेसिक्स। ये बेसिक्स सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर जाएगा। ये छोटी सी पेंटिंग है जो मैंने बनाई है आप लोगों को सिखाने के लिए। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग और आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। अगर आप किसी फ़ोटोग्राफ से बना रहे हैं तो फिर आप एक फ्रेम की तरह से गत्ता काट लें और उससे देखें कि आपको कौन सा पोर्शन फ़ोटोग्राफ का लेना है अपने कैनवस पे। अपने कैनवस की प्रोपोर्शन का ही गत्ता काट लेंगे आप। अगर आप सामने बैठ के सीन बना रहे हैं कोई, तो फिर अपने सामने ये गत्ता रखें और वो पोर्शन चूज़ करें जो आपने पेंट करना है। मैंने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया और इसकी निशानियाँ रख ली हैं कि साइड पे दरख्तों पे मैंने एंड कर देना है। एक बड़ी सी स्क्रीन पे अगर आप फोटोग्राफ को खोल लें तो ज़्यादा काम इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक पत्थर को स्टैंडर्ड बना लिया है। ये स्टैंडर्ड ले लेंगे आप और पेंसिल के साथ आप निशान लगा लेंगे अपने हाथ से बेसिकली कि कितना चौड़ा ये पत्थर है, और उसके बाद आप आगे काउंट करते हुए जाएंगे कि लेफ़्ट साइड पे कितनी बार आता है ये पत्थर, राइट साइड पे कितनी बार आता है। यानी कि आपने किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना लेना है। यहाँ पे मैं दरख्त को भी स्टैंडर्ड ले सकती थी, ऊँट को भी स्टैंडर्ड ले सकती थी। तो बहरहाल ये स्टैंडर्ड बनाने के बाद आप इजीली काउंट कर लेते हैं और उसके बाद आपकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद आप जितनी मर्ज़ी डिटेल से ड्राइंग करें तो वो गलती नहीं करेंगे आप। वरना क्या होता है कि ऊँट बहुत बड़े बन जाएंगे, स्टोन बहुत छोटा हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, दरख्त कुछ ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे, तो वो बहुत फ़नी लगता है। तो इस तरह की रिडिकुलस चीज़ बनाने के बजाय आप उसकी प्रॉपर कॉम्पोजिशन अगर पहले कर लें तो आपका काम ईजी हो जाता है। हाइट और उसकी जो पोजीशन है सारी स्टोन की वो भी देख लेंगे आप, ग्रास कितनी आ रही है। ये स्टोन को हमने बस स्टैंडर्ड बना लिया है। अब पेपर पे भी जब आप ड्राइंग करेंगे स्टोन की तो आपने दोबारा से काउंटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 15 टाइम्स ये आ रहा है लेफ़्ट साइड पे तो आपके पेपर पे भी 15 टाइम्स ये आएगा। अगर बाहर निकल रहा होगा पेंसिल का आपका निशान तो फिर आपने स्टोन को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। अगर अंदर ज़्यादा आ रहा है और कैनवस भी खाली पड़ा हुआ है तो फिर स्टोन को थोड़ा सा बड़ा कर लें। अगर आप प्रिपेयर्ड कैनवस लेते हैं तो फिर आपका कैनवस टेपर्ड होना चाहिए, साइड से लकड़ी थोड़ी सी गैप हो लकड़ी और कैनवस के बीच में। मैंने बोर्ड पे ले लिया है कैनवस। इस तरह से भी आप कैनवस दे सकते हैं, आप रोल में से कटवा सकते हैं पीसेस। बहुत छोटे तो नहीं काट के देंगे वो आपको, मगर थोड़ा सा दे देंगे आपको कैनवस का पीस भी। फिर आप उसके अंदर से अपनी चॉइस का पीस निकाल लेना और इस तरह से पेस्ट कर लें ट्रांसपेरेंट टेप से किसी बोर्ड पर। अब यहाँ पे बीच के एरिया में मैं ड्राइंग करने लगी हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा एरिया कैनवस का खुद से छोड़ दें स्टाइल करने के लिए। मैंने इस तरह से चूज़ किया है, पर आप सारे कैनवस पे भी बना सकते हैं। 1-1 इंच का साइड पे छोड़ दें ताकि वो फ्रेम में आ जाए। अब मैं वही काउंटिंग कर रही हूँ। मैंने स्टोन एक बना लिया है इमेजिनरी, मतलब लाइंस लगा ली हैं। मुझे लगता है कि इतना साइज़ का स्टोन ठीक रहेगा तो मैं अब उसको मेजर कर रही हूँ कि 15 टाइम्स इधर आना चाहिए, 20 टाइम्स इधर आना चाहिए, ऊपर नीचे से इतना गैप हो तो स्टोन की पोजीशन सही हो जाएगी और उसका साइज़ भी ठीक हो जाएगा। अब अगर आप ये लैंडस्केप किसी एक्चुअल लैंडस्केप पर बैठ के बना रहे हैं, फ़ोटोग्राफ से नहीं बना रहे, तो और भी अच्छी बात है। फिर आपने ये करना है कि अपनी चेयर पे जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे कोई निशान लगा लेना है या निशानी रख लेनी है ताकि आप नेक्स्ट डे जब काम करें तो आपकी चेयर उधर ही हो। क्योंकि जब आप एक्चुअल लैंडस्केप में बना रहे होते हैं ना तो फिर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे बनाना पड़ता है। जैसे अगर शाम को आप बैठ के बना रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी शाम को ही बनाएंगे बैठ के। एक ही अटैम्प्ट में पेंटिंग समटाइम्स पूरी नहीं होती, मतलब मोस्टली तो पूरी नहीं होती, अनलेस कि आप बहुत तेज़ बनाएं तो फिर हो जाएगी पूरी, या फिर आप उसको इनकम्प्लीट भी छोड़ सकते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअल जगह पे जब आप बना रहे होते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि बाजू सीधी करके स्ट्रेट स्ट्रेच करके आपने पेंसिल लेके देखना है कि कितना वो स्टोन है और कितनी मेजरमेंट साइड पे आ रही है, और फिर अपने कैनवस पे आप ऐसे उतारेंगे जैसे मैं आपको भी दिखा रही हूँ। कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर आप स्टोन का साइज़ चेंज कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि स्टोन का साइज़ मैंने बड़ा बना दिया है, उसको छोटा किया है मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने दोबारा से मेजर किया है, सारे निशान दोबारा लगाए हैं। निशान लगाने ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखिए ना पेंसिल पे भी मैंने हाथ पकड़ लिया है मजबूती से उस जगह पे जितना वो स्टोन है, मगर आप पेंसिल पे भी हल्का सा निशान लगा सकते हैं अगर आप ऐसे पकड़ना नहीं चाहते तो।
समटाइम्स शुरू में मैं भी निशान लगा लेती थी पेंसिल पर, वो भी ईजी रहता है। इससे मेजरमेंट करते करते आप सारी कॉम्पोजिशन ठीक से बना लेंगे। फिर ड्राइंग की बारी आएगी, आपने पेंसिल से इसके ऊपर ड्राइंग करनी है और फिर ड्राइंग आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे क्योंकि आपका बेसिक लेआउट ठीक हुआ होगा। ट्रस्ट में इसके बगैर आप अगर टेस्ट भी कहीं देने जाते हैं तो आपकी कॉम्पोजिशन गड़बड़ हो जाती है, तो आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है, वहाँ पे आप ठीक से ड्राइंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये बेसिक सीखना ही पड़ेगा। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना, फिर आपको ईजी लगेगा। अगर कोई स्टिल लाइफ सामने पड़ी हो तो आप गुलदान वगैरह में से किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना सकते हैं, उसकी नेक को या उसका बेस को स्टैंडर्ड बना सकते हैं, फिर उसी से ही मेजरमेंट कर लें सारी। अब इस मेजरमेंट को बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना कि ये गलत हो गई तो कुछ गलत हो जाएगा, ये आपकी अपनी आसानी के लिए है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, मगर बहुत मेजर मिस्टेक मतलब आप इसको मेजरमेंट को करेंगे ही नहीं तो फिर बहुत मेजर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। जैसे कि ये दरख्त जो मैं अंदर लेके आना चाहती हूँ पेंटिंग में, वो टोटली बाहर भी निकल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि साइजेस छोटे बड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं चीज़ों के, अब नॉर्मल हद तक, और वो आपको शुरू में नहीं पता चलता। जब पेंटिंग बन जाती है ना तब आइडिया होता है कि ओ ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए बेहतर ही है कि आप इस तरह से कंपोज कर लें पहले। अब जब कॉम्पोजिशन ठीक हो गई है तो मैं ऊपर का ट्रैक बना रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा टेढ़ा है या कम टेढ़ा है। इसको भी कन्फ्यूजन को, इस तरह कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसको भी मेजर कर लूँगी। जो इसका अपर एज है उसको मैं देख लूँगी कि तस्वीर में कितने टाइम्स वो आ रहा है, और मैं यहाँ पे भी उसको मेजर करके उसको ठीक कर लूँगी। ज़्यादा टेढ़ा करना है तो ज़्यादा टेढ़ा कर लूँगी। आँखों से ना आपको चीज़ थोड़ी थोड़ी सीधी नज़र आ रही होती है, एक्चुअली वो इतनी सीधी होती नहीं है। आँखों से आपको, मुझे ये लग रहा था ट्रैक तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, स्लाइटली टिल्ट है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टिल्ट था। तो इसलिए शुरू में जब आप मेजर करेंगे तो फिर आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा कैप्चर हो जाता है इस तरीके से, कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका हाथ बैठ जाता है, फिर आप बेशक ऐसी मेजरमेंट ना करें, थोड़ा थोड़ा पेंट से ही आप निशान लगा के ड्राइंग करेंगे तो उसी से ही काम हो जाएगा। पर ये बेसिक्स हमें आर्ट कॉलेज में सिखाए जाते हैं, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कहती हूँ कि ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाएं, तो ओरिजिनल पेंटिंग्स के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं, वरना फिर आप दूसरों की नकल करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब मैंने ऊँटों का भी देखा है कि दो दो स्टोन्स आ रहे हैं साइड्स पे और ऊपर नीचे, ऊँट दोनों बराबर साइज़ के थे तो मैंने वो दूसरा उसी तरह ही बना दिया है। कंटेनर्स आपने ले लेने हैं, अगर आप एक्रेलिक में पेंट कर रहे हैं, गहरे कंटेनर्स अच्छे रहते हैं ढक्कनों वाले, आप के पेंट ज़ाया नहीं जाते। ऑयल पेंट्स कर रहे हैं तो फिर आप एक पैलेट ले लेंगे, उसके अंदर कलर्स निकालेंगे। मैंने इसके अंदर सारे बेसिक कलर्स निकाल लिए हैं, ब्लैक, येलो, ब्लू, रेड, वाइट काफ़ी सारा निकाल लें। 2 कंटेनर्स में मैंने वाइट निकाला है, 1-2 कंटेनर्स मैंने खाली छोड़ दिए, उसमें कलर मिक्सिंग में आसानी होगी। कुछ नया कलर बनाना हो इन्हीं कलर्स के साथ तो बन जाएगा। अगर आप बने बनाए कलर्स लेते हैं, जैसे ग्रीन बना बनाया ले लेते हैं, ऑरेंज और इस तरह के कलर्स, तो वो भी अच्छा रहता है। ज़्यादा सारी ट्यूब्स हैं आपके पास तो अच्छी बात है, वरना इस तरह भी काम चल जाएगा। एक फ्लैट ब्रश भी ले लें, फ्लैट ब्रश बेस कलर के लिए बहुत अच्छा रहता है, चाहे छोटा हो चाहे थोड़ा सा बड़ा हो। मैंने आपको 2 तरह के दिखा दिए हैं, राफेल के ब्रशेज़ हैं ये। अब मैंने एक बेस कलर बना लिया है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे बॉब रॉस को या कई आर्टिस्ट को आप देखते होंगे वो बेस कलर डार्क सा लगा लेते हैं। तो पर्सनली आपको जो भी पसंद है ना, आप वैसा कर लें। मैंने वो डार्क वाले भी लगा के कई दफ़ा देखे हैं, मुझे उसका एंड रिज़ल्ट इतना मज़े का नहीं लगता, बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, घुटन हो जाती है पेंटिंग के अंदर। तो मुझे पर्सनली थोड़ा लाइट और एयरी पसंद है, तो आप लाइट और एयरी भी बना सकते हैं इस स्टाइल से जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, वरना आप डार्क कलर का बेस भी लगा सकते हैं। सो फील फ्री टू डू वट एवर यू लाइक हेयर। अपना ही एक स्टाइल बनाएं। हर आर्टिस्ट को मेरे ख्याल से अपना एक स्टाइल निकालना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपका वाकई अपना एक यूनिक स्टाइल बनेगा। पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं करती हूँ। तो एक लाइट पिंकिश सा मैंने कलर बना लिया है, और इस कलर को अब मैं बेस पर लगा लूँगी। और पेंट आपका ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, दरमियाना सा पेंट ठीक रहेगा। अब इसको मैं कहीं कहीं लगा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे स्टोन्स का यही रंग इस फोटोग्राफ में नज़र आ रहा है। हर एक को रंग भी थोड़े डिफरेंट नज़र आते हैं, तो जैसा आपको अपनी चीज़ में लग रहा होगा आप तस्वीर में आप वैसा बना सकते हैं। आप ये वाली फ़ोटोग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं एज अ रेफरेंस, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसमें आपको जो रंग नज़र आ रहा है आप वही लगाइएगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पेंसिल की लाइंस को कवर ना करूँ, ताकि मेरी बेसिक ड्राइंग मुझे नज़र आती रहे।
अभी मैं पेंट से जब पेंसिल की ड्राइंग को और ड्रॉ कर लूँगी, पेंट कर लूँगी, तो फिर मैं इतनी परवाह नहीं करूँगी पेंसिल के जो इंडिकेशंस हैं उनकी, मगर अभी मैंने उसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना। नीचे तो ग्रास है, मगर ग्रास पे भी कहीं कहीं मुझे कलर नज़र आ रहा था ये वाला, तो मैंने वो भी लगा लिया वहाँ पे। अब हमने लाइट टोन तो बना लिया, अब हम एक डार्क टोन बनाएंगे। डार्क टोन के लिए थोड़ा सा मैंने ब्रश से वही कलर लिया जो ब्रश पे पहले लगा हुआ था, फिर येलो ऐड किया, फिर थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया। मुझे एक डार्क डल ग्रीन सा कलर चाहिए डार्क्स बनाने के लिए। अभी डार्क कलर मैं वहाँ लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे शेडोज़ नज़र आ रहे हैं। मुझे समहाउ शेडोज़ ब्लू कलर के नज़र नहीं आते, बहुत सी लोग ब्लू और पर्पल शेडोज़ बनाते हैं, मुझे थोड़े ब्राउन से नज़र आते हैं। ज़्यादा धूप में फिर आपको इस तरह से शायद नज़र आता है, लेकिन आपको साथ तस्वीर दिखा रही हूँ मैं। इसमें मुझे जहाँ जहाँ शेडोज़ नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मैं हल्का हल्का सा एक कलर लगा रही हूँ। इसके ऊपर हम बहुत सी लेयरिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद ये लाइट भी हो जाता है कलर। एक्रेलिक में ऐसा होता है। बहुत एक्यूरेसी के साथ मैं ये नहीं बना रही, इसको मैं बेसिक ड्राइंग कहती हूँ पेंट के साथ, क्योंकि ये इंडिकेशंस हैं और इसके बाद मुझे अपनी पेंसिल की ड्राइंग की फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास इंडिकेशंस आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ बनी हुई है। एक्रेलिक में आप लेयर्स में काम करते हैं, अगर ऑयल पेंट में कर रहे हैं तो फिर साथ साथ भी आप इसको निकाल सकते हैं, कलर मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्रेलिक में ज़्यादा लेयर्स में काम करना पड़ता है। मेरी एक टेक्निक है जो मैं आपको भी दिखाती हूँ आगे, वो मैं यूज़ करती हूँ कलर्स को मिक्स करने के लिए। इसी कलर को आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके कहीं पे लगा लें, और उसके बाद इसमें थोड़ा ब्लैक ऐड करके आप इंटेंसिटी वाला एक जो शेड है इसका, वो उन्हीं डार्क्स के ऊपर कहीं कहीं लगा दें। जहाँ जहाँ पे आपको इंटेंसिटी से डार्कनेस नज़र आ रही है वहाँ पे उसको ऐड कर दें। अब मैं ट्रैक बनाने लगी हूँ, और मैंने वही लाइट कलर वाला ब्रश ले लिया है, थोड़ा सा उसमें येलो ऐड कर लिया, और ब्रश के एक साइड पे मैंने वाइट लगाया। ये वो टेक्निक है जो मैं आपको कही थी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। एक साइड पे सिर्फ वाइट ले लिया, दूसरी साइड पे दूसरा कलर लगा हुआ है, और आप साथ साथ मिक्सिंग कर सकते हैं। यानी आप कलर लगाते लगाते कभी वाइट का थोड़ा सा हिंट दे के फिर वापस ब्रश को स्विच कर लें उसकी डायरेक्शन को, और आप डार्क कलर के साथ मिक्स कर लें वाइट को। इस तरह शेड्स आ जाएंगे आपके एक ही कलर में। तो ये हमारा बेसिक लेआउट हो गया है।